नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। अगर आप स्टॉक मार्केट में सीरियसली इन्वेस्ट करते हो या फिर इंटरेस्ट लेते हो या हर नए ओएफएस में इन्वेस्ट करने की कोशिश करते हो लेकिन इन्वेस्ट करते समय आप कंफ्यूजन में रहते हो, ये अप्लाई करूं या नहीं, मुझे प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। तो देखिए, अगर ये आपको सवाल आते हैं तो टेंशन मत लीजिए। आज के इस वीडियो में हम सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे कि व्हाट इज ओएफएस, यानी ओएफएस क्या होता है। और हम ये वीडियो जीरो से स्टार्ट करेंगे और प्रो लेवल तक लेकर जाएंगे। तो चलिए ज्यादा समय न लेते हुए सीधा वीडियो स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले ओएफएस का फुल फॉर्म क्या है वो देखते हैं। ओएफएस का फुल फॉर्म है ऑफर फॉर सेल। तो सिंपल वर्ड में समझने की कोशिश करते हैं कि ऑफर फॉर सेल क्या होता है। देखिए, जब किसी भी कंपनी के एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर जैसे प्रमोटर गवर्नमेंट अपने एग्जिस्टिंग शेयर्स पब्लिक को एनएससी बीएससी यानी स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू अपने शेयर्स पब्लिक को सेल करती है, तो उसी प्रोसेस को कहा जाता है ओएफएस। देखिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ओएफएस में जब कोई कंपनी अपने शेयर्स लाती है तो वो शेयर्स न्यू शेयर्स बिल्कुल नहीं होते। वो प्रमोटर या गवर्नमेंट यानी शेयर होल्डर के शेयर्स होते हैं जो पब्लिक को बेचते हैं। तो मतलब ओएफएस के थ्रू स्टॉक एक्सचेंज में जब कंपनी आती है, अपना ओएफएस लाती है, तो जो फंड आता है कंपनी को, वो फंड कंपनी के पास नहीं जाता है। वो फंड सीधा शेयर होल्डर के जैसे प्रमोटर या गवर्नमेंट या एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर के अकाउंट में पैसा जाता है। तो देखिए, आईपीओ और ओएफएस ये दोनों कंपनी का मेन मोटिव होता है फंड रेज करना मार्केट से। देखिए, जब कोई प्राइवेट कंपनी को पब्लिक कंपनी होना है यानी स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड होना है, तो वो कंपनी अपना आईपीओ लाती है और आईपीओ से जो भी फंड रेज होता है वो फंड बिजनेस एक्सपांड करने के लिए यूज किया जाता है। लेकिन ओएफएस जब कंपनी लाती है तो ओएफएस लाने से पहले वो कंपनी ऑलरेडी स्टॉक एक्सचेंज पर होती है और और जो भी ओएफएस के थ्रू पैसा आता है वो फंड सीधा शेयर होल्डर यानी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर के अकाउंट में पैसा ट्रांसफर होता है। अब बात करते हैं ओएफएस वर्सेस आईपीओ वर्सेस एफपीओ, इन तीनों का क्लियर डिफरेंस समझने की कोशिश करेंगे आज के इस वीडियो में। बहुत सारे लोग है ना, ओएफएस को आईपीओ से और आईपीओ से एफपीओ को कंपेयर करते हैं और वो हमेशा कंफ्यूजन में रहते हैं। चलिए डिफरेंस क्लियर करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला आईपीओ। आईपीओ का फुल फॉर्म होता है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। तो देखिए, ये जब कोई कंपनी अपना आईपीओ लाती है तो वो कंपनी पहली बार स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट होना चाहती है या फिर स्टॉक एक्सचेंज पर आना चाहती है। और जब कोई कंपनी अपना आईपीओ ला रही है तो इसका मतलब है वो कंपनी न्यू शेयर इशू कर रही है और आईपीओ के थ्रू जो फंड आता है वो कंपनी बिजनेस को एक्सपांड करने के लिए यूज करती है। सेकेंड है एफपीओ। एफपीओ का फुल फॉर्म है फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर। देखिए, एफपीओ जब कोई कंपनी लाती है तो पहले से ही वो कंपनी स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड होती है और कभी कभी ये कंपनी न्यू शेयर इशू करती है, कभी कभी ये न्यू शेयर इशू बिल्कुल नहीं करती। और जो एफपीओ के थ्रू फंड आता है कंपनी के पास वो कंपनी अपने लिए यूज करती है। थर्ड है ओएफएस। देखिए, ओएफएस का फुल फॉर्म है ऑफर फॉर सेल। देखिए, ये कंपनी ऑलरेडी स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड होती है और सिर्फ एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर अपने शेयर स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू बेचते हैं और ओएफएस के थ्रू जो फंड रेज होता है वो कंपनी को नहीं मिलता है, वो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को मिलता है। ओएफएस का मेन ऑब्जेक्टिव होता है स्टेक रिडक्शन, नॉट फंड राइजिंग। अब बात करते हैं हु लॉन्चेस ओएफएस। ओएफएस कौन लाता है? देखिए, ओएफएस यूजुअली लॉन्च करते हैं प्रमोटर्स, गवर्नमेंट्स यानी पीएसयू कंपनीज और लार्ज इंस्टीट्यूशनल शेयर होल्डर। एग्जाम्पल के तौर पर कोल इंडिया, इसने अपना ओएफएस लाया था 21 जून 2023 में। सेकेंड कंपनी है, ये भी कंपनी पीएसयू सेक्टर की कंपनी है, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड कंपनी। ये पीएसयू कंपनी है, इसने भी मार्च 31 2022 में ओएफएस लाया था। थर्ड कंपनी है इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन लिमिटेड कंपनी।
यानी आईआरसीटीसी, इस कंपनी ने भी दिसंबर 16, 2022 में अपना ओएफएस लाया था। देखिए, गवर्नमेंट ने कोल इंडिया का ओएफएस लाया था, ओएनजीसी का भी ओएफएस लाया था, और ये जो आईआरसीटीसी है ना, वो इस तरह की कंपनी कभी-कभी पीएसयू स्टॉक्स ओएफएस लॉन्च करते हैं और ओएफएस के थ्रू अपने होल्डिंग को कम करते हैं। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट सवाल पर। वो सवाल है, व्हाई इज अ कंपनी लॉन्चिंग एन ओएफएस? कंपनियां ओएफएस क्यों लाती है? देखिए, ओएफएस लाने के पीछे मल्टीपल रीजन हो सकते हैं, तो हम उन्हीं रीजन को डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट रीजन है सेबी मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग रूल। ये रूल है, सेबी के रूल के अकॉर्डिंग जो भी कंपनियां एनएससी या बीएससी यानी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज या बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में जो भी कंपनियां लिस्टेड है, उन कंपनी में मिनिमम 25% शेयर होल्डिंग कंपलसरी होना चाहिए। अगर कोई कंपनी जैसे रिलायंस, वो कंपनी का जो प्रमोटर है जैसे मुकेश अंबानी, इनके पास अगर ज्यादा होल्डिंग है तो उन्हें ओएफएस के थ्रू कम करना होता है, यानी रिड्यूस किया जाता है, क्योंकि सेबी के अनुसार कंपनी में 25% पब्लिक शेयर होल्डिंग होना चाहिए। सेकेंड रीजन है गवर्नमेंट डिस इन्वेस्टमेंट। देखिए, गवर्नमेंट अपनी पीएसयू कंपनीज में स्टेक कम करके फंड रेज करती है, और जो भी फंड आता है उससे फिस्कल डिफिशिएट कंट्रोल करने की कोशिश करती है। इसीलिए कभी कभी कंपनियां गवर्नमेंट के जो स्टेक है वो बेचकर ओएफएस लाती है। थर्ड रीजन है प्रमोटर प्रॉफिट बुकिंग। देखिए, कभी कभी जो कंपनी के मालक होते हैं वो अपने प्रॉफिट बुक करने की कोशिश करते हैं, और पर्सनल लिक्विडिटी के लिए वो अपने शेयर्स पब्लिक को सेल कर देते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि कंपनी खराब है, लेकिन आपको ओएफएस अप्लाई करने के पहले रीजन को समझना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। फोर्थ रीजन है इंक्रीजिंग पब्लिक पार्टिसिपेशन। देखिए, ओएफएस से पब्लिक पार्टिसिपेशन बढ़ता है और स्टॉक में लिक्विडिटी आती है, यानी आप किसी भी लेवल पर बाय करने की कोशिश करते हो तो आपके ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाते हैं, और अगर आपको किसी भी लेवल पर प्रॉफिट बुक करना है तो आप बुक कर सकते हो, क्योंकि उसमें लिक्विडिटी बढ़ गई है, यानी पब्लिक के पार्टिसिपेशन बढ़ गया है, जिस वजह से आप कभी भी बाय कभी भी सेल कर सकते हो और अपना पैसा, प्रॉफिट का पैसा घर लेकर जा सकते हो। अब बात करते हैं हाउ ऑफर फॉर सेल वर्क, यानी ऑफर फॉर सेल कैसे काम करता है, या फिर हम कह सकते हैं ऑफर फॉर सेल का प्रोसेस कैसे होता है। तो देखिए, ये जो ओएफएस है ना, यानी ऑफर फॉर सेल का प्रोसेस आईपीओ से काफी डिफरेंट होता है और बहुत ही फास्ट होता है। देखिए, ओएफएस का जो प्रोसेस होता है ना, वो स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए एक कंपनी XYZ कंपनी, वो कंपनी प्राइवेट कंपनी है। अगर इस कंपनी को पब्लिक कंपनी बनना है तो वो कंपनी अपना आईपीओ लाती है, और आईपीओ के थ्रू वो कंपनी स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड होती है, जैसे एनएससी या फिर बीएससी पर वो कंपनी लिस्टेड होती है, तो वो कंपनी पब्लिक कंपनी बन जाती है। यानी ये जो प्राइवेट कंपनी है ना, स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट होने के लिए वो अपने शेयर पब्लिक को सेल करते हैं, इसीलिए उस कंपनी को पब्लिक कंपनी बोला जाता है। और जो भी कंपनी आईपीओ अपना लॉन्च करती है और आईपीओ के थ्रू जो फंड आता है, वो कंपनी फंड का यूज बिजनेस को एक्सपांड करने के लिए करती है। तो 2015 में इस कंपनी ने अपना आईपीओ लाया और उसने अपना बिजनेस एक्सपांड किया, लेकिन कुछ सालों बाद ये कंपनी या फिर इस कंपनी के शेयर होल्डर ओएफएस अनाउंस करते हैं। तो इस कंपनी ने 2026 में ओएफएस अनाउंस किया, और उसके साथ डेट एंड फ्लोर प्राइस भी अनाउंस किया। और क्योंकि जब कोई कंपनी ओएफएस लाती है तो डेट और फ्लोर प्राइस फिक्स करनी होती है। ये जो ओएफएस होता है ना, वो 1 ट्रेडिंग डे प्लस ओपन होता है।
यानी आज ओपन होगा और 2 दिन बाद ये ओएफएस क्लोज हो जाएगा। इसमें इन्वेस्टर है ना बिड प्लेस कर सकते हैं, और जैसे ही इन्होंने बिड किया, अगर इनको ओएफएस मिला तो शेयर्स नेक्स्ट डे क्रेडिट हो जाते हैं इनके डीमेट अकाउंट में। तो आईपीओ के कंपैरिजन में ओएफएस बहुत फास्ट होता है। अगर आप ओएफएस अप्लाई करना चाहते हो तो आपको पता होना चाहिए कि ओएफएस में सबसे ज्यादा एक वर्ड यूज किया जाता है, वो वर्ड है फ्लोर प्राइस। तो अगर आप एक बिगनर हो तो सबसे पहले आपको समझना चाहिए व्हाट इज ओएफएस फ्लोर प्राइस, यानी ओएफएस फ्लोर प्राइस क्या होता है। देखिए, फ्लोर प्राइस का मतलब होता है मिनिमम प्राइस जिसके नीचे इन्वेस्टर को बिड अलाउ नहीं होती। जनरली फ्लोर प्राइस शेयर प्राइस के से थोड़ा कम होता है, यानी जब कोई कंपनी ओएफएस लॉन्च करती है तो जब उस कंपनी का एक शेयर का प्राइस मान लीजिए 100 रुपए चल रहा है, तो उस कंपनी का फ्लोर प्राइस अनाउंस हो सकता है 80 रुपए। तो देखिए, फ्लोर प्राइस मार्केट प्राइस से थोड़ा कम होता है, लेकिन ये इसलिए होता है ताकि वो इन्वेस्टर को अट्रैक्ट कर सके। और आपको ये समझना चाहिए, अगर ओएफएस डिस्काउंट पर मिल रहा है तो आपको समझना चाहिए डिस्काउंट सब कुछ नहीं होता है, फंडामेंटल भी इक्वली इंपॉर्टेंट होते हैं। तो सबसे पहले उस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने के पहले आप फंडामेंटल एनालिसिस करो। अगर आपको लग रहा है कि कंपनी फंडामेंटली बहुत ही स्ट्रांग है, तब जाकर आप उस कंपनी के ओएफएस में अप्लाई कर सकते हो। अब बात करते हैं वो कैन इन्वेस्ट इन एफपीओ, सॉरी एफपीओ नहीं होना चाहिए, ऑफर फॉर सेल होना चाहिए, यानी ओएफएस होना चाहिए। ओएफएस में इन्वेस्ट कर सकते हैं रिटेल इन्वेस्टर, म्यूचुअल फंड, एनआई, एचएनआई, इंश्योरेंस कंपनी और बड़े बड़े इन्वेस्टर जैसे फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। लेकिन आपको एक बात समझना चाहिए, सेबी के अकॉर्डिंग, सेबी के रूल के अकॉर्डिंग एटलीस्ट 10% ऑफर फॉर सेल रिटेल इन्वेस्टर के लिए रिजर्व होता है। अब बात करते हैं हाउ टू अप्लाई फॉर ओएफएस फॉर रिटेल इन्वेस्टर। रिटेल इन्वेस्टर के लिए ऑफर फॉर सेल कैसे अप्लाई करें। देखिए, अगर आप रिटेल इन्वेस्टर हो, मैं भी रिटेल इन्वेस्टर हूं, तो रिटेल इन्वेस्टर ऑफर फॉर सेल में अपने डीमेट अकाउंट यानी ट्रेडिंग अकाउंट जैसे जीरोधा, एंजल वन, धन, इस तरह के ट्रेडिंग अकाउंट से आप किसी भी ओएफएस में बीट कर सकते हो। और ये बीट है ना, आप नॉर्मल मार्केट आवर में कर सकते हो। हमारा मार्केट सुबह 9:15 में स्टार्ट होता है और क्लोजिंग 3:30 में बंद होता है। तो इसी समय में आप ऑफर फॉर सेल अप्लाई कर सकते हो। आपको क्वांटिटी, प्राइस मेंशन करना होता है। और एक इंपॉर्टेंट नोट है, जिस तरह से आईपीओ आता है, यानी आईपीओ है ना एसबा का प्रोसेस फॉलो करता है, लेकिन जब कोई कंपनी ऑफर फॉर सेल लाती है तो एसबा प्रोसेस फॉलो बिल्कुल नहीं करती। अगर आप ऑफर फॉर सेल में इंटरेस्ट रखते हो या फिर इन्वेस्ट करने की कोशिश करते हो और आप एक रिटेल इन्वेस्टर हो, तो आपको है ना ऑफर फॉर सेल के एडवांटेज पता होने चाहिए। फर्स्ट एडवांटेज है डिस्काउंटेड प्राइस अपॉर्चुनिटी। देखिए, मोस्टली जो भी कंपनी ऑफर फॉर सेल लाती है, उस कंपनी का ऑफर फॉर सेल मार्केट प्राइस से डिस्काउंट पर आता है। यानी मान लीजिए अगर उस कंपनी का शेयर का प्राइस 100 रुपए चल रहा है, तो वो कंपनी अपना ऑफर फॉर सेल अनाउंस करेंगी 80 रुपए पर, यानी आपको डिस्काउंटेड प्राइस पर वो शेयर मिल जाता है। सेकेंड एडवांटेज है फास्ट एलोकेशन। देखिए, इसमें ना लॉन्ग वेटिंग पीरियड बिल्कुल नहीं होता है, जैसे आईपीओ में। जैसे ऑफर फॉर सेल अनाउंस हुआ, अगर आप उसमें बीट करते और आपकी बीट कंप्लीट हो गई और आपको वो ऑफर फॉर सेल मिल गया, तो आपको है ना नेक्स्ट डे आपके डीमेट अकाउंट में ऑफर फॉर सेल के जो शेयर्स हैं वो क्रेडिट हो जाते हैं। थर्ड है ट्रांसपेरेंसी। देखिए, ये ओएफएस
एक्सचेंज के थ्रू आता है, इसीलिए इसमें फुल ट्रांसपेरेंसी होती है, यानी इसमें कोई रिस्क नहीं होता है। फोर्थ है लिक्विडिटी। देखिए, जैसे ही आपने है ना ऑफर फॉर सेल अप्लाई किया और आपकी बिड कंप्लीट हो गई, तो उसके बाद वो शेयर्स आपके अकाउंट में डायरेक्टली क्रेडिट होते हैं और उसके बाद वो शेयर्स ट्रेड होने लग जाते हैं, मार्केट में ट्रेड होने लग जाते हैं। अगर आप एक रिटेल इन्वेस्टर हो और आप ओएफएस में इंटरेस्ट रखते हो, यानी इन्वेस्ट करने की कोशिश करते हो, तो आपको सबसे पहले ओएफएस के कुछ रिस्क पता होने चाहिए। फर्स्ट रिस्क होता है प्रमोटर सेलिंग सिग्नल। देखिए, जब कोई कंपनी अपना ऑफर फॉर सेल लाता है, तो सबसे पहले आप देखिए वो किस रीजन से वो कंपनी ऑफर फॉर सेल ला रही है। अगर उस कंपनी का मालक अपने शेयर्स सेल कर रहा है ऑफर फॉर सेल के थ्रू, तो ये एक नेगेटिव सिग्नल हो सकता है। सेकेंड है प्राइस प्रेशर्स। ये रिस्क होता है, लार्ज क्वांटिटी अगर सेल होती है तो उस वजह से स्टॉक का प्राइस शॉर्ट टर्म में नीचे गिरता है। थर्ड रिस्क है नो फ्रेश कैपिटल। देखिए, कंपनी को पैसा बिल्कुल नहीं मिलता जब कोई कंपनी ऑफर फॉर सेल लाती है। तो अगर कंपनी को पैसा ही नहीं मिलेगा, तो कंपनी की जो ग्रोथ है वो रुक सकती है और ग्रोथ बेनिफिट डायरेक्टली आपको बिल्कुल नहीं मिलेगा। फोर्थ रिस्क है मार्केट सेंटीमेंट रिस्क। देखिए, आपको देखना है ऑफर फॉर सेल कब आ रहा है। अगर बेरिश मार्केट चल रहा है, यानी बेरिश सेंटीमेंट है मार्केट में, और कोई कंपनी ऑफर फॉर सेल तब ला रही है, तो शॉर्ट टर्म में प्राइस नीचे गिर सकता है और ऑफर फॉर सेल फेलर होने के चांस बढ़ जाते हैं। अगर मार्केट बुलिश सेंटीमेंट में है, तो आप ऑफर फॉर सेल में इन्वेस्टमेंट करने की कोशिश कर सकते हो। अब बात करते हैं ऑफर फॉर सेल वर्सेस मार्केट बाइंग, विच इज बेटर। इन दोनों में से कौन सा अच्छा है? देखिए, जो रिटेल इन्वेस्टर होता है ना, अगर ऑफर फॉर सेल में इंटरेस्ट रखता है या फिर इन्वेस्ट करता है, तो उसके दिमाग में यह सवाल आ सकता है कि हम किसी भी कंपनी के शेयर ऑफर फॉर सेल से खरीदे या फिर मार्केट से खरीदे। देखिए, आंसर डिपेंड करता है। जो भी कंपनी ऑफर फॉर सेल अनाउंस करती है, तो आपको देखना होगा कि ऑफर फॉर सेल का डिस्काउंट कितना है, और जो कंपनी ऑफर फॉर सेल ला रही है वो किस वजह से ला रही है, उसके पीछे का रीजन क्या है, और कंपनी का लॉन्ग टर्म आउटलुक क्या है। अगर कंपनी बहुत ही स्ट्रांग है और ओएफएस सिर्फ रेगुलेटरी के रीजन से कंपनी ओएफएस ला रही है, तो ओएफएस आपके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकता है। देखिए, ओएफएस से खरीदे या फिर मार्केट बाइंग से किसी भी कंपनी का शेयर खरीदे, ये समझने के लिए हम एक रियल लाइफ एग्जांपल लेकर, वो भी सिंपल लैंग्वेज में समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए एक कंपनी है, उस कंपनी का नाम XYZ कंपनी है, और उस कंपनी का एक शेयर का प्राइस 500 है, यानी इस कंपनी का शेयर मार्केट में ट्रेड हो रहा है 500 के प्राइस पर। अब उस कंपनी ने ओएफएस अनाउंस किया और उस कंपनी ने ओएफएस का फ्लोर प्राइस रखा 460। तो इन्वेस्टर अब सोचे कि क्या कंपनी का बिजनेस बहुत ही स्ट्रांग है, क्या प्रमोटर सिर्फ सेबी के रूल के अकॉर्डिंग अपने शेयर्स बेच रहे हैं। अगर आंसर आपको यस मिलता है, तो ओएफएस लॉन्ग टर्म के लिए अट्रैक्टिव हो सकता है। अब बात करते हैं व्हाट टू चेक बिफोर इन्वेस्टिंग इन एन ऑफर फॉर सेल। ऑफर फॉर सेल में इन्वेस्ट करने से पहले क्या क्या चेक करना चाहिए? इन्वेस्ट करने से पहले ये चेकलिस्ट फॉलो करनी चाहिए। जब कोई कंपनी ओएफएस ला रही है, तो सबसे पहले चेक कीजिए कि प्रमोटर यानी कंपनी का मालक अपने शेयर ओएफएस के थ्रू सेल कर रहा है या नहीं। अगर सेल कर रहा है, तो उसके पीछे रीजन ढूंढो, उसके पीछे क्या रीजन है ये ढूंढने की कोशिश करो। सेकेंड चेकलिस्ट है कंपनी के फंडामेंटल। जब कोई कंपनी अपना ऑफर फॉर सेल ला रही है, तो आप उस कंपनी की बैलेंस शीट देखो कि कंपनी के पास कितने एसेट है, कितनी लायबिलिटी है। उसके बाद इनकम स्टेटमेंट देखो, कंपनी की सेल्स कितनी हो रही है, कंटिन्यूसली बढ़ रही है क्या, कंटिन्यूसली प्रॉफिट हो रहा है क्या, कंपनी को लॉस हो रहा है तो कितना लॉस हो रहा है, और कैश फ्लो में कंपनी कहाँ इन्वेस्ट कर रही है।
फिर उसके बाद देखो उस कंपनी का डेप्थ लेवल अगर हाई है या फिर लो है, तो आप चेक करो कि हाई डेप्थ क्यों है और लो क्यों है। अगर हाई है तो आपको है ना ओएफएस इग्नोर करना चाहिए, अगर लो है तो ये गुड सिग्नल होता है, क्योंकि ये है ना बैड टाइम में भी अच्छे से सर्वाइव करेंगे और गुड टाइम में भी अच्छे से सर्वाइव करेंगे। इस तरह की कंपनी है ना जो लो डेप्थ वाली है, वो कोरोना के जैसे समय आता है तो उस समय में भी ये कंपनियां सर्वाइव कर पाती है। फोर्थ है ग्रोथ प्रोस्पेक्टस। आपको देखना चाहिए उस कंपनी के ग्रोथ प्रोस्पेक्टस क्या है। उसके बाद आपको देखना होगा मार्केट कंडीशन। जब कोई कंपनी ऑफर फॉर सेल ला रही है तो वो समय मार्केट में बुलिश कंडीशन चल रही है या फिर बेरिश कंडीशन चल रही है, यानी मार्केट ऊपर जा रहा है या फिर मार्केट नीचे जा रहा है, ये कंडीशन आपको देखना होगा। क्योंकि देखिए कभी कभी है ना मार्केट के कंडीशन की वजह से किसी किसी कंपनी का ऑफर फॉर सेल फेल हो जाता है। और आपको देखना होगा ऑफर फॉर सेल साइज कितना बड़ा है कितना छोटा है। बहुत बड़ा ऑफर प्राइस सॉरी ऑफर फॉर सेल प्राइस को हिट कर सकता है। अब बात करते हैं सबसे लास्ट सवाल के बारे में, वो सवाल है ओएफएस। लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा है या शॉर्ट टर्म के लिए? तो देखिए अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, अगर वो ऑफर फॉर सेल आपको डिस्काउंट में मिल रहा है तो आप ऑफर फॉर सेल अप्लाई ले सकते हो। अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो सबसे पहले आप फंडामेंटल एनालिसिस करो उस कंपनी का, जिस भी कंपनी का आप ऑफर फॉर सेल अप्लाई करना चाहते हो। अगर वो कंपनी फंडामेंटली बहुत ही स्ट्रांग लग रही है तो आप है ना ऑफर फॉर सेल में एंट्री बना सकते हो। दोनों के लिए ऑफर फॉर सेल यूजफुल हो सकता है, बस स्ट्रेटेजी क्लियर होनी चाहिए।